हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो हमारी PT 365 इकोनॉमी की मैगजीन चल रही थी, तो चलिए हम इसका आज का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ अ बी कीपिंग। रिसेंटली क्या जो बी कीपिंग डेवलपमेंट कमेटी बैठाई गई थी, किसके अंडर, विवेक देब्रॉय के अंडर। उन्होंने रिकमेंड किया कि जो लोग हनी बीज पालते हैं, मधुमक्खियाँ पालते हैं, शहद निकालते हैं, उन्हें भी हमें रिकॉग्निशन देना है कि हाँ वो भी एग्रीकल्चर के अंडर ही आते हैं और उन्हें हमें कंसीडर करना है एज द लैंडलेस बी कीपर्स एज फार्मर्स। ठीक है, डिटेल्स क्या है, इंडिया के पास मेनली 4 तरह की हनी की बी स्पीसीज़ हैं। 2 डोमेस्टिकेटेड स्पीसीज़ हैं इंडिया में, जिसको हम एशियन हनी बी और यूरोपियन हनी बी बोलते हैं। 2 वाइल्ड स्पीसीज़ हैं, दैट इज़ अ रोक हनी बी और ड्वार्फ हनी बी। ठीक है, प्राइमरी प्रोडक्ट जो मेनली हम इनका मधुमक्खी का पालन मतलब कि पाल के जो करते हैं, मेनली हनी एंड वैक्स, बट पोलन, प्रोपोलिस, रॉयल जेली, बी विनोम आर द ऑल्सो मार्केटेबल प्राइमरी पी प्रोडक्ट्स। अगर 2017-18 के आंकड़े देखे जाएँ तो चाइना का रैंक फर्स्ट था इन द हनी प्रोडक्शन विद द 551,000 टन्स, वाइल जो इंडिया का रैंक था वो 8 था अमंग द वर्ल्ड कंट्रीज विद 64,900 टन। 2005 में देखा जाए तो बी कीपिंग हैज़ बीन इंक्लूडेड अंडर द सप्लीमेंट्री एक्टिविटी अंडर द नेशनल मिशन ऑफ हॉर्टिकल्चर। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के अंडर 2005 में हमने बी कीपिंग को इंक्लूड कर दिया था। अभी मल्टीपल एजेंसीज हैं लाइक ICAR, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन और नेशनल बी बोर्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, वो बी कीपिंग के साथ क्या करती हैं, डील करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, एडिबल ऑयल डेफिशिएंसी। अभी कॉमर्स मिनिस्ट्री है वो क्या एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को बोल रही है कि हमें कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, कुछ ऐसा मैप तैयार करना चाहिए ताकि जो है हम अपने को सेल्फ सफिशिएंट बना सकें किसमें, एडिबल ऑयल प्रोडक्शन में। इंडिया के यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो अपना एडिबल ऑयल है वो कहाँ से इंपोर्ट करते हैं, इंडोनेशिया और मलेशिया से करता है। लेकिन मलेशिया के साथ इंडिया को एक एडवांटेज है कि उसके बाद वहाँ पे ड्यूटी नहीं लगती, उसको इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती, जबकि इंडोनेशिया के साथ लगता है क्योंकि जो इंडिया मलेशिया के बीच में क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। अंडर द गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट का प्लान है कि आपको पता है 2022 तक हमें क्या करना है, अपने फार्मर्स की इनकम को डबल करना है, तो हमें क्या करना है, सेल्फ सफिशिएंसी OLCT प्रोडक्शन में क्या करनी है, अटेन करती हैं बाय 2030। हमें एक नीड भी है फॉर जीरो एडिबल ऑयल इंपोर्ट प्लान, वो भी हमने डिस्कशन किया हुआ है एट एन इंटरमिनिस्ट्रियल मीटिंग। अब जरा हम देख लेते हैं जो स्टेटस क्या है एडिबल ऑयल का इंडिया में। जो टोटल एडिबल ऑयल प्रोडक्शन होती है इंडिया में वो अभी 7.31 मिलियन टन है, जबकि जो हमारी डिमांड कितनी है वो 24.5 मिलियन टन है। सो इस वजह से अगर देखा जाए जो हमारा टोटल एडिबल ऑयल इंपोर्ट होता है वो अराउंड 65 to 70% क्या हो रहा है, हमारी डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए क्या हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है। अर्ली 1990s में देखा गया था इट वॉज लेस देन द 5%। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है एडिबल ऑयल का। जो टोटल एडिबल ऑयल रिक्वायरमेंट है 2022 तक बढ़ जाएगी, तो पॉपुलेशन भी ग्रो करेगी, तो 33 मिलियन टन बढ़ जाएगी। इस वजह से देखा जा रहा है जो हमारी पर कैपिटल कंजप्शन होगी अबाउट 22 kg पर पर्सन अ ईयर, जो कि अभी 19 kg है ड्यूरिंग द 2015-2016 के ईयर में। जो पर कैपिटल कंजप्शन थी वो 19 kg पर पर्सन पर ईयर थी, लेकिन अब कितनी हो जाएगी 2022 तक ये बढ़कर 22 किलो पर पर्सन पर ईयर हो जाएगी। पाम ऑयल क्या सबसे ज़्यादा इंडिया में जो पाम ऑयल है उसको क्या किया जाता है, कंज्यूम किया जाता है। ठीक है, अदर जो ऑयल हैं सोयाबीन ऑयल और मस्टर्ड ऑयल को कंज्यूम किया जाता है। इंडिया इज़ द 4th लार्जेस्ट ऑयल सीड प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर USA, चाइना एंड द ब्राज़ील। करंटली देखा जाए जो एनुअली जो ऑयल सीड प्रोडक्शन है जो प्राइमरी सोर्सेज है वो इंडिया में 34 मिलियन टन है। जो ऑयल सीड अकाउंट करता है 13% ऑफ द ग्रोस क्रॉप्ड एरिया, मतलब कि अगर हम जितने भी एरिया में हम अपनी फसलें उगाते हैं उसमें से हमने 30% एरिया में हम ऑयल सीड्स उगाते हैं एंड 3% ऑफ द ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एंड 10% वैल्यू ऑल द एग्रीकल्चर कमोडिटीज। देख लेते हैं कौन सी स्टेट सबसे ज़्यादा ऑयल सीड प्रोडक्शन करती है। ग्राउंड नट को देखा जाए तो गुजरात सबसे ज़्यादा करती है, फिर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। मस्टर्ड में सबसे ज़्यादा लीड जो कर रहा है यूपी कर रहा है, फिर हरियाणा, फिर वेस्ट बंगाल। बाकी सोयाबीन में सबसे ज़्यादा जो लीड कर रहा है वो MP और महाराष्ट्र कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेगा फूड प्रोडक्ट। अभी क्या है, मध्य प्रदेश में अवंती मेगा फूड पार्क को क्या किया था, इनोग्रेट किया गया था। ये पहला फूड पार्क है सेंट्रल इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में, ठीक है, नॉट इन इंडिया, सेंट्रल इंडिया में, ठीक है, मध्य भारत में। तो ये क्या हुआ था, जो मेगा फूड पार्क का जो सिस्टम था यार 2008 में इंट्रोड्यूस हुआ था स्कीम, इसका एम यही था कि हम किस तरह से मॉडर्न फूड प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड कर सके अलॉन्ग विद द इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन फ्रॉम फार्म टू मार्केट विद द क्लस्टर बेस्ड ऑपरेट। ठीक है, अब न्यूज़ में क्या देखो, हब एंड स्पोक मॉडल पे क्या होगा, ऑपरेट होगा। मतलब कि जैसे ये क्या है, ये हब होगा, मैं आपको बता देती हूँ किस तरह ये हब, एक मिनट, ये हब होगा, ऐसे स्पोक्स होंगी। ठीक है, तो यही बोला इन्होंने कि इसके जो हब में होएगा वो सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर होएगा, बाकी जो इसकी स्पोक्स होंगी वो क्या होंगी, कलेक्शन सेंटर होंगी, प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर होंगे। ये जो कलेक्शन सेंटर और प्राइमरी प्रोसेसिंग सेक्टर्स क्या होंगे, ये वही है जो रॉ मटेरियल होंगे उनको इकट्ठा करेंगे और उसके बाद क्या है, ये इसके पास पहुँचेंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर के पास पहुँचाएंगे। ठीक है, तो इट इंक्लूड्स, अभी हमने क्या करना है, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना होगा, तो यही है, इट इंक्लूड्स क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम प्राइमरी प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज नियर द फार्म इन द फॉर्म ऑफ प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर एंड द कलेक्शन सेंटर
सेंटर एंड कॉमन फैसिलिटीज़ एंड इनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, और भी हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है जैसे रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, वेस्ट एक्सेट्रा एट द कलेक्शन प्रोसेसिंग सेंटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो भी प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर्स होंगे या फिर कलेक्शन सेंटर्स होंगे वो एक तरह का, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी है, स्टोरेज पॉइंट की तरह एक्ट करेंगे जहाँ पे हम रॉ मटेरियल को लाके फीड करेंगे। ठीक है, और टू द प्रोसेसिंग यूनिट्स लोकेटेड एट द सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर। ये एक तरह का डिमांड ड्राइवन प्रोजेक्ट्स है एंड फैसिलिटेट क्या करेगा, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, ताकि हम जो एनवायरनमेंट अपने सेफ्टी और सोशल स्टैंडर्ड्स हैं उन्हें पूरा कर सकें। जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसने अभी तक मेगा फूड को अपने आप से एस्टेब्लिश नहीं किया, लेकिन ये क्या करती है, स्पेशल पर्पस व्हीकल है, उसे असिस्ट करती है जो रजिस्टर्ड है अंडर द कंपनीज एक्ट या फिर एंड स्टेट गवर्नमेंट एंटिटीज या कोऑपरेट टू एस्टेब्लिश द मेगा फूड पार्क। फाइनेंशियल असिस्टेंस भी इन्हें दी जाती है, 50% इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है अगर वो वहाँ पे मतलब कि नॉर्थ ईस्ट रीजन या कोई हिली स्टेट्स रीजन के अलावा कहीं और स्थित है तो उन्हें 50% फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है। ठीक है, जबकि नॉर्थ ईस्ट रीजन में अगर कोई ये मेगा फूड पार्क हो रहा है तो उसे 75% क्या दी जाती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है। ठीक है, गवर्नमेंट ने अभी तक 42 मेगा फूड पार्क्स ऑलरेडी अप्रूव कर चुकी है, जबकि अभी ऑपरेशनल में 18 मेगा फूड पार्क्स क्या ऑपरेशनल में है। जो मॉडर्न प्रोसेसिंग और प्रिजर्वेशन कैपेसिटी है 23.02 लाख मिलियन टन की एंड 63 प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर्स विद फार्म लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 2.45 लाख मिलियन टन हैज़ बीन क्रिएटेड सो फार इन ऑपरेशनल पार्क्स। ठीक है, तो हमें बता दें कि अभी कितना लाख मिलियन टन की हम कैपेसिटी है, प्रिजर्वेशन कैपेसिटी, उसको हमने अब तक ऑपरेट कर चुके हैं, तो इसी के बारे में बता रखा है। और जो न्यूज़ है जरा देख लेते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी अभी क्या, महाराष्ट्र, यूपी, केरला, नागालैंड, तमिलनाडु, असम, पंजाब और कर्नाटका ने स्टेट एक्शन प्लान को फाइनलाइज कर चुकी है, जबकि जो अदर स्टेट्स हैं वो अभी फाइनलाइजेशन की स्टेज में हैं ऑफ द एक्शन प्लान फॉर द एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी। देखो नाम से पता चल रहा है कि हमें एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट बढ़ाना, तो उसी रिलेटेड कोई पॉलिसी है। ठीक है, वही है जो स्टेट एक्शन प्लान है, उसके अंदर सारी एसेंशियल कंपोनेंट्स है जो हमें चाहिए, जैसे प्रोडक्शन क्लस्टर किस तरह से हम कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से डेवलप करेंगे, लॉजिस्टिक्स या रिसर्च एंड डेवलपमेंट किस तरह से हम बढ़ाएंगे, या क्या बजट रिक्वायरमेंट है ताकि हम जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी है उसका क्या कर सकें, इम्प्लीमेंट कर सकें। जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी है इसका एम यही है कि आपको पता है 2022 तक हमें फार्मर्स की जो इनकम है उसको डबल करना है, और साथ में हमें जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स है उन्हें भी डबल करना है। जो अभी हमारे $30+ बिलियन है उससे हमें क्या करना है, $60+ बिलियन करना है 2022 तक। इसके साथ जो अपेडा है दैट इज एग्रीकल्चर एंड प्रोसेसिंग फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। देखो गाइस, ये आपको पता होना चाहिए जो अपेडा बॉडी है, अथॉरिटी है, वो किसके अंडर है, वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर है। कभी कभी बच्चे क्या कराते हैं, इसमें गड़बड़ कराते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर लिखाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो किसके अंडर है, वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर है। आगे बढ़ते हैं, स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम। तो कोई ऑटोनॉमस सोसाइटी है जो किसके द्वारा प्रमोट किया जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका रोल यही है कि किस तरह से जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो बिजनेस है उन्हें किस तरह से प्रमोट किया जाए, उनका डेवलपमेंट किया जाए इन रिस्पेक्टिव स्टेट। अभी मैनेजमेंट क्या करते हैं, जो सोसाइटी है इसको कौन गवर्न करता है, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट इसको गवर्न करता है, जिसके जो चेयरमैन होते हैं मतलब जो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करते हैं वो होते हैं एक्स ऑफिसो यूनियन मिनिस्टर होते हैं जो मिनिस्ट्री एंड फार्मर वेलफेयर के। बाकी जो इनके सेक्रेटरी होते हैं वो कौन होते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर। ठीक है, वो और क्या होते हैं, ये एक्स ऑफिसर वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जो इनफ प्रोजेक्ट है दैट इज़ द इंफॉर्मेशन नेटवर्क फॉर द एनिमल प्रोडक्टिविटी एंड हेल्थ। देखो नाम से ही पता चलता है कि आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए किससे रिलेटेड, एनिमल की क्या प्रोडक्टिविटी और उनकी हेल्थ क्या। तो यही इस प्रोजेक्ट के अंदर है। ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था, नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा ये डेवलप किया गया था। तो गाइज ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जो इनफ प्रोजेक्ट है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया था, तो आपको पता होना चाहिए नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा डेवलप किया था। ये आईटी एप्लीकेशन है जिसमें आपको क्या रियल टाइम आपको मैनर में मतलब पता चल जाएगा कि हाँ एनिमल किस तरफ से कब ब्रीड कर रहा है, क्या उसको न्यूट्रिशन एक्ट मिल रहा है, क्या उसकी हेल्थ है, वो सारा के सारा हम कैप्चर कर सकते हैं। ऑफ ऑल इंडिजीनियस नॉन डिस्क्रिप्ट क्रॉस ब्रीड एज वेल एज एक्जोटिक मिल्क एनिमल, मतलब जो भी एनिमल जो मिल्क प्रोवाइड करते हैं उन एनिमल्स के बारे में सारी के सारी आपको डाटा मिल जाएगा। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि ताकि हम इनेबल कर सकें प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल एंड द ट्रेसेबिलिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स। देखो ये जो कॉन्फ्रेंस है ना ये 1998 से क्या स्टार्ट की जा रही थी। इसमें ये है कि जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड डाटा है हम उन्हें
इकट्ठा करते हैं ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। ये जो कॉन्फ्रेंस होती है हम 3 साल में एक बार करते हैं। इसका बेस यही है कि किस तरह से जो एग्रीकल्चर डाटा है वर्ल्ड वाइड हम उसे इकट्ठा कर सकें। 2019 की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो हुई थी न्यू दिल्ली में, आपको पता होना चाहिए। और किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी। जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, साथ में जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, इनके क्या थे? पार्टनर्स थे इस कॉन्फ्रेंस के। जो थीम थी इस कॉन्फ्रेंस की वो थी स्टैटिस्टिक्स फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चर टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, जो ये इसकी थीम थी। आगे बढ़ते हैं हम फर्स्ट एवर नेशनल एग्रोकेमिकल सोसाइटी। देखो ये जो सोसाइटी है वो ऑर्गेनाइज किसके द्वारा गई है? सोसाइटी ऑफ पेस्टिसाइड साइंस इंडिया। इसे हम नेशनल सोसाइटी बनाई गया है जिसका जो हेड क्वार्टर है वो ICAR कह रही हूँ, IARI न्यू दिल्ली में ही है। डेट इज़ द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, न्यू दिल्ली में इसका क्या है? हेड क्वार्टर है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। फार्मर साइंस कांग्रेस क्या है? ये भी पहली बार इनोग्रेट की गई है। ठीक है, इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस। इसमें क्या है, जो एक्सपर्ट्स हैं वो डिफरेंट जो एग्रीकल्चर सेक्टर से वो 3 थीम्स पे क्या कर सकते हैं? डिस्कशन करते हैं कि किस तरह से हम जो फार्मर्स की इनकम है उनको डबल करने के लिए क्या क्या हमें फार्मर इनोवेशन चाहिए ऑन इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर एंड द एंटरप्रेन्योरशिप, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, इकोसिस्टम सर्विसेज एंड फार्मर्स एम्पावरमेंट, एंड साथ में एग्रेरियन डिस्ट्रेस एंड द रूरल बायो एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं, 3 थीम्स हैं जिन पे क्या करेंगे, जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। UN डिकेड ऑफ द फैमिली फार्मिंग। नाम से आपको पता चल रहा हो कि फैमिली फार्मिंग है, कि मतलब कि फैमिली के सारे लोग मिलकर क्या कर रहे हैं? फार्मिंग कर रहे हैं। तो रिसेंटली क्या जो UN डिकेड ऑफ फैमिली फार्मिंग लॉन्च किया गया, जो कि 2019 से 2028 तक सेलिब्रेट किया जाएगा बाय द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और साथ में इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के द्वारा। अब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा फैमिली फार्मिंग इज अ मीन्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, पैस्टोरल एंड द एक्वाकल्चर प्रोडक्शन विच इज़ जो मैनेज या ऑपरेट किया जाता है फैमिली के द्वारा, एंड प्रीडोमिनेटली रिलायंट ऑन द फैमिली, और फैमिली लेबर पे क्या होता है? वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसमें हर एक चीज़ बता दें कि अगर आप एग्रीकल्चर कर रहे हो या फॉरेस्ट्री कर रहे हो, फिशरीज़ कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो या एक्वाकल्चर कर रहे हो, ये नहीं कि सिर्फ फार्मिंग, नो। ठीक है, इसमें सब कुछ बताया कि जो भी आप कर रहे हो जिसकी अपनी फैमिली लेबर की सपोर्ट ले रहे हो। ठीक है, और ये मैनेज और ऑपरेट किसके द्वारा किया जा रहा है? आपकी फैमिली के द्वारा ही किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। सूत्रा पिक इंडिया प्रोग्राम, इसका मतलब है सूत्रा का देखो फुल फॉर्म देख लेते हैं। साइंटिफिक यूटिलाइजेशन थ्रू रिसर्च ऑगमेंटेशन प्राइम प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिजीनियस काउ। देखो ये इंटर मिनिस्ट्रियल फंडिंग प्रोग्राम है। इसमें क्या है कि हम जो काउज है ना, मतलब गाय हैं, उन पर रिसर्च कर सकें। ये जो प्लान किसके द्वारा किया गया है? ये विद द सपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साथ में जो CSIR दैट इज़ द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, साथ में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इनके द्वारा क्या किया गया? ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोग्राम है, उसको सपोर्ट किया जा रहा है। इसमें वेरियस थीम्स हैं जैसे यूनिकनेस ऑफ इंडिजीनियस काउज, प्राइम प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिजीनियस काउज फॉर मेडिसिन एंड हेल्थ, एग्रीकल्चर एप्लीकेशन, फूड एंड न्यूट्रिशन, एंड प्राइम प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिजीनियस काउज बेस्ड यूटिलिटी आइटम। 1 मिनट का, ये बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है, मैं दूसरे रूम में जाती हूँ। हाँ सॉरी गाइज़, तो मैंने क्या बोला था, वो थोड़ी डिस्टर्बेंस होती है इस वजह से। ठीक है, चलो हम क्या बोल रहे थे कि ये सूत्रा पिक इंडिया प्रोग्राम के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि हमने ये बोला था कि ये इंटर मिनिस्ट्रियल फंडिंग प्रोग्राम है कि हम क्या काउस पे क्या करेंगे? रिसर्च करेंगे। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था किस किस मिनिस्ट्रीज़ के सपोर्ट इसमें कर रहे हैं। इसकी वेरियस थीम्स हैं जैसे वही यूनिकनेस ऑफ इंडिजीनियस काउस, प्राइम प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिजीनियस काउस फॉर मेडिसिन एंड हेल्थ, एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन, फूड एंड न्यूट्रिशन, एंड प्राइम प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिजीनियस काउस बेस्ड यूटिलिटी आइटम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। BM डिस्ट्रीब्यूट्स कृषि कर्मान अवार्ड। अभी क्या जो कृषि कर्मान अवार्ड है किसके द्वारा इंस्टीट्यूट किए गए हैं? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा इंस्टीट्यूट किए गए हैं। 2010 में किए गए थे विद एन ऑब्जेक्टिव यही था कि किस तरह से हम स्टेट्स को एनकरेज करते मोटिवेट कर सकें ताकि वो अपने क्रॉप्स की प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके। ठीक है, इसमें क्या है 3 स्टेट्स को दिया जाएगा जिसकी हाईएस्ट फूड ग्रेन प्रोडक्शन होगी। 3 आइडेंटिफाइड करने, एक लार्ज स्टेट्स है, मीडियम स्टेट और स्मॉल प्रोड्यूसर में 3 तरह से बांटा जाएगा। 5 रिवार्ड दिए जाएंगे, मतलब कि हर एक प्रोडक्ट राइस के अंडर, व्हीट के, पल्सेस और कोर्स सीरियल्स एंड ऑयल सीड्स के हिसाब से इनको अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, ऑयल सीड्स को इन्होंने बाद में ऐड किया था 2013-14 में। ठीक है, जब 2010 में अवार्ड बना था तो मेनली राइस, व्हीट, पल्सेस और कोर्स सीरियल्स के लिए किया था। बाकी ऑयल सीड्स को जो इन्होंने 2013-14 में ऐड किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपनी न्यूज़ पे। माइक्रो स्मॉल एंड द मीडियम एंटरप्राइज, अभी क्या गवर्नमेंट ने चेंजेस इम्प्रूव किए हैं और टू ऑपरेशनल गाइडलाइंस ऑफ द इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम टू प्रोवाइड अ फिलिप टू द सेक्टर। अभी क्या था कि हम MSME सेक्टर को बूस्ट कर सके तो इन्होंने क्या किया, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम स्टार्ट करिए। देखो गाइस, मैं ऑलरेडी बात बता चुकी हूँ। इंटरेस्ट सबवेंशन क्या हो रहा है कि अगर आप किसी चीज़ पे आप 5% इंटरेस्ट देते हो तो उन्हें क्या बोल देंगे कि गवर्नमेंट की नहीं, आप 5% है ना, तो आप 3% और 2% मैं दूंगा, वो इंटरेस्ट में क्या कर देगी, छूट दे देगी।